नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। खोदा पहाड़ निकला चूहा। मेन इशू ये हुई कि नाज़रीन आज कुछ ज़्यादा हाइप क्रिएट हो गई है। मैं आपको सच बता दूं, सियासतदान ये जानते नहीं हैं कि ये जो हाइप वो क्रिएट कर रहे हैं दरअसल पेंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। देखें, ये तो मैंने आपको क्लियर बता दिया कि अंदरूनी खाना मामलात सारे हल हो गए, ठीक है ना, वरना खान को पंजाब मिलता नहीं। खान को पंजाब इसलिए दिया है कि खुश रहे बेटा, खुश रहे बेटा, खुश रहे। समझ गए ना आप? हम पर भरोसा रख, खुश रहे, पंजाब दिया। समझ गए ना आप बात को? तो मामलात ये हैं कि आज जो इतने ज़्यादा जोशो जज्बात बढ़ाकर मुल्क के अंदर एक हिजानी सी कैफियत पैदा की जा रही है, तो भाईजान नहीं हुआ कुछ। जो ख्वाहिशात थी, मामलात थे, वहाँ फुल स्टॉप लग गया। ऐसे ही जोशो जज्बा बढ़ाया जा रहा है, इतनी सस्पेंस क्रिएट की जा रही है। मेन इशू ये है कि मामले में कह दिया, जिस तरह भी जो भी चीज़ है, मैं अब इस मामले में आपको पता है मैं फैसलों पर बात नहीं करता। वैसे तो ये कोई मतलब ये कि इलेक्शन कमीशन का फैसला है, ये ज़ाहिर बात है आला अदलिया में जा भी सकता है, वो एक मामला फ़र्क है, उस मौजू पर तो मैं बात ही नहीं करना चाह रहा। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि हमारे मुल्क के अंदर जो लोग फैसले करते हैं उन सब ने मिल बैठकर सारे मामला तय कर लिए। अब जज्बात असल में इस वजह से हाई थे कि जो मिडल टियर लीडरशिप है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, वो थोड़े से कंफ्यूज हैं कि अभी मामलात क्या हैं। मैं देखें वो बात आपको बताता हूँ, इस वक्त जो नवाज शरीफ साहब कर रहे होंगे, जरदारी साहब कर रहे होंगे, या इमरान खान साहब कर रहे होंगे बंद दरवाज़ों के पीछे, जिसमें जैसे अगर खान साहब कोई बात कर रहे होंगे, आज आपने देखा डब्बू को पीछे कर दिया, आपने देखा फ़ारूक हबीब है हमारे फैसलाबाद शहर का, उसको आगे किया, मलिका बुखारी बड़ी नाइस उनको सामने किया। आप देखें डब्बू को पीछे कर दिया। जब फैसला आया डब्बू ने बाद में बात की। क्यों? क्योंकि नाजरीन, मैं जो भी बात करता हूं ना 16 आने करता हूं, वजन करके करता हूं। खान साहब को किसी ने कह दिया है कि भाई ये अदलिया के जो मामलात हैं या जो अदालती मामलात हैं, इसमें डब्बू टाइप का आदमी, मैंने डब्बू पीछे खड़ा हुआ, डब्बू को आगे नहीं आने दिया। आज कौन है मुझे नहीं पता, किसको मैं बोल रहा हूं डब्बू, आपको भी नहीं पता किसको कह रहा हूं मैं। वो पीछे है, चेक किया आपने? मलिका बुखारी आगे हैं, फ़ारूक हबीब आगे हैं, क्योंकि खान साहब को कहा गया कि नज़रियाती लोगों को आगे लेकर आओ, ऐसे लोग जो कल को छोड़ के जा सकते हैं उनको सामने मत लाओ। और साथ ही खान साहब को यह बताया गया है कि ये जो मामलात होते हैं पेचीदा नोयत के, इसमें बाबर आवान को ट्रस्ट करें। किसको ट्रस्ट करें? बाबर आवान को ट्रस्ट करें। अब पता नहीं इसमें आपा ने सजेशन दिया खान साहब को कि अब इसको पीछे कर दें, बाबर आवान साहब को आगे ले आएँ, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे इनका किरदार भी कम हो जाएगा और शहबाज गिल साहब का किरदार भी ना होने के बराबर रहेगा। उनका काम सिर्फ ये होगा दरवाजे खोलना खान साहब के लिए, खान साहब के आगे कालीन सीधा कर देना, है ना, उनका मतलब ये है कि उनके जूते सीधे करके रख देना विद ऑल ड्यू अपॉलॉजी। इसके अलावा इन लोगों का काम नहीं रहेगा, क्योंकि इमरान खान को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने के पीछे वो लोग रहे जिन्होंने मीडिया के साथ बदतहजीबी और बदतमीज़ी की है। को खान साहब को किसी ने बताया कि सर आप तो पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं अपने दौरे हुकूमत के अंदर, आपकी जो अचीवमेंट्स हैं वो आवाम के सामने इसलिए सामने नहीं आई क्योंकि डब्बू और गिल्ली पूरा दिन मीडिया को गालियां निकालते रहे। ये एक फैक्ट बता रहा हूं मैं, मेरी बात बनी गाला में भी सुनी जाती है। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूं, बात यह है कि डब्बू और गिल्ली ने मीडिया के खिलाफ कैंपेन चलाई, जिसकी वजह से मीडिया ने हाईलाइट ही नहीं किया पीटीआई ने क्या काम किया। जब खान साहब को किसी ने यह बोला कि खान साहब आपने तो बहुत सारे काम किए, लेकिन डब्बू और गिल्ली की वजह से आपकी रेपुटेशन खराब हुई, तो फिर खान साहब ने यह कहा कि भाई फिर ठीक है, अब इन मामलात को ज़रा सा देखें। दूसरी बात यह कि अब मामलात आपस में रफा दफा हो जाएंगे, मैं आपको बता दूँ, क्योंकि अगर पार्टी फंडिंग के मामलात आए, पीटीआई वाले खुले तो फिर दूसरों के भी खोलने पड़ेंगे, दूसरों के भी खुले तो पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। सियासतदान ऐसी गलती करते नहीं है, आगे समझ तो आप गए होंगे। इसीलिए गोगी इज इन पार्टी मोड। क्यों? क्योंकि गोगी को पता है कि करप्शन ये लोग रोकना नहीं चाहते, तो गोगी को क्यों पकड़ेंगे? अगर गोगी को पकड़ा तो फिर कल को सारे करप्ट लोगों को पकड़ना पड़ेगा। इसीलिए गोगी इज इन पार्टी मोड। गेट माई पॉइंट? तुम लोगों को समझ नहीं आती, तुम लोग यही अवामी बातें, यही सरसरी बातें, खत्म हो गया, सब कुछ खत्म नहीं हुआ, सब चीज़ ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अफसोसनाक खबर बहुत आज मैं आपको सच बता रहा हूँ, और जिसके लिए आपको पता है पूरे पाकिस्तान के अंदर सिवाय मेरे और कोई इस वक्त एंकर पाक फ़ौज को सलाम करने के लिए तैयार नहीं है। मैं पाक फ़ौज के सिपा सलार को भी सलूट करता हूँ, और क्वेटा के कोर कमांडर जो हैं वो अपनी ड्यूटी सरअंजाम देते हुए
आवाम की खिदमत में, आवाम को रिलीफ प्रोवाइड करते हुए उनका हेलीकॉप्टर मिसिंग हुआ है। अभी भी लोग कह रहे हैं कि साहब, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे लोग जिन्होंने इस मुल्क की खिदमत की है, ख़ास तौर पे पाक फ़ौज के सिपा सलार, तमाम कोर कमांडर्स और बिलखुसूस कोयटा के कोर कमांडर जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया है इस मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए, और ख़ास तौर पे डायरेक्टर जनरल कोस्ट गार्ड जो कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी मैरिटाइम का इदारा है, उनको भी मैं सलूट करता हूँ। जिन लोगों ने इस मुल्क के लिए अपनी जान दी है, यकीन करें हमें बहैसियत एक पाकिस्तानी उन लोगों को सलाम पेश करना चाहिए। और मैं आज बेहद अफसोस के साथ कहता हूँ, और भी लोग सवार थे, टोटल 6 लोग थे, हर एक अहम था हमारे लिए, हमारी कौम के लिए, हमारे वतन के लिए। ब्रेक के दौरान मैं भी फातिहा पढ़ूँगा। मेरे फाजिल मेहमान जनाब शमसुल इस्लाम खान साहब मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं, ये भी मेरे साथ फातिहा पढ़ेंगे। लेकिन अभी जो है वो हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे माशी मौज़ूआत के साथ। ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या था, इसका तस्करा करना बहुत ज़रूरी था। इसके बाद मैं चाहूँगा कि आपके साथ मैं आऊँ मौजू पर। आज जनाब वाला मामलात कुछ ऐसे हैं कि आपकी मईशत का कुछ पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, कभी यहाँ जा रही है। आपके ताजरों के बिलों में टैक्स लगा के हमने भेज दिया, आपको पता ही नहीं लगा। आपने तो कहा था कारोबारी शख्सियात को फाइनेंस मिनिस्टर लगाएं, मुल्क के मामलात हल हो जाएंगे। हमने तो आपकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? डॉलर महंगा हो रहा है तो क्या हुआ? हमने तो आपकी ताजिर बरादरी के आदमी को वज़ीर ख़जाना बनाया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया अली भाई। देखिए जी, सबसे पहले तो वाकई हमारी दुआएं उनके लिए हैं, और आज भी जो दिल जो है, और कल रात से जब से ये ख़बर आई है एली की मिसिंग की, उसके बाद पूरी कौम उनके लिए दुआएं कर रही थी। और नो डाउट कि पाकिस्तान आर्मी जो है और पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने सबसे पहले, सबसे बढ़कर, सबसे ज़्यादा जो है कुर्बानियाँ इस मुल्क के लिए दी हैं। पाकिस्तान आर्मी है, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस हैं तो पाकिस्तान है, और हम सब सुकून की नींद सोते भी हैं। ठीक है, ये हमारा एक दिलों में है, उनकी जगह है। बाकी रही आपने इकॉनमी की जैसे बात की, तो मैं ये कहूँगा कि देखें, आप चाहे बिज़नेस कम्युनिटी का बंदा ले आएँ, या आप कोई इकोनॉमिस्ट ले आएँ, या आप कोई इम्पोर्टेड वज़ीर ख़जाना ले आएँ, मसला ये है कि जब तक अगर इमारत जिस स्ट्रक्चर पे खड़ी की गई है उसके जो पिलर्स हैं वो सही नहीं है, अगर उसके अंदर आपने जो उसके फंडामेंटल्स सही नहीं रखे हुए, या फंडामेंट है ही नहीं, वो हैंगिंग इन द एयर है इकॉनमी, तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आती हैं। और हर दूसरे तीसरे साल के बाद आपको फिर IMF के पास जाना पड़ता है। और इस दफ़ा भी वही हुआ कि जहाँ आपकी मुल्क में आप देखेंगे एक आपकी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी होती है, बढ़ती है, तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी बढ़ जाती है। आपके यहाँ क्राइसिस पेमेंट का क्राइसिस आ जाता है, क्योंकि एक तो आपने जो बुनियाद जो होती है इकोनॉमी की उसको कभी भी दुरुस्त नहीं किया। वो ये होती है कि लुकमा एक दे दूं, आप सेविंग। IMF के पास जाने में क्या बुराई? आप जहन में बिठा लो आपको IMF के पास जाना है, अब आप तैयारी करके रखें। ये क्या तरीका होता है? कशकोल तोड़ देंगे। आपको याद होगा आपकी जवानी मेरी जवानी के अंदर एक नारा ये भी आया था, कशकोल तोड़ देंगे, कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये कि गुलामी नामंजूर और इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर, इस तरह की बातें, सर ये हम सब सुन चुके हैं। आप अपने माइंड में तैयार हो जाए ना कि IMF के पास जाना है। अब बात करें। देखिए जी, IMF के पास अगर आप बार बार जाते हो तो फिर आप अपने मुल्क को जो है, फिर आपके लोगों के ऊपर मसाइल आते हैं और बढ़ता चला जाता है। आज आपके जो प्रॉब्लम खड़ी है उसकी बेसिक वजह यही है कि आपके पास सेविंग्स टू GDP बहुत कम है। जब सेविंग्स टू GDP कम होती है तो इन्वेस्टमेंट टू GDP भी बहुत कम होती है। और पाकिस्तान की जो है इस वक्त आप देखेंगे जो प्राइवेट सेक्टर का क्रेडिट है वो हार्डली 20% है। जब आपका गवर्नमेंट जो है वो बोरो करेंगी 80% और प्राइवेट सेक्टर को 20% या उससे भी कभी कम मिलता है, तो फिर आपके पास इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी? सर सीधी सी बात है, इजराइल कहता है उनको कि जनाबे वाला पाकिस्तान को न्यूक्लियर वेपन आपने दे दिया है, अब इनको कंट्रोल कैसे करेंगे? इनको कंट्रोल करने का एक यही तरीका है कि इनको माशी तौर पे कंट्रोल करो, प्रेशर में रखो। सीधी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, क्लियर कट बात ये, और किसी की वो सुनते नहीं है। इंडिया को वो अपनी जूती की नोक पे रखते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, वेस्ट वाले जूती की नोक पर रखते हैं, इंडिया वाले ऐसे ही नाच रहे हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि इंडिया को जूती की नोक पे रखते हैं। इजराइल कहता है कि अगर पाकिस्तान को आपने न्यूक्लियर वेपन दिया है तो ट्राई टू पुट देम ऑन ए वेरी टाइट, मतलब आप आगे समझ जाए, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा। तो वो इसलिए IMF के जरिए आपको कंट्रोल करते हैं ना, आपको शुतर बेमुहार नहीं छोड़े। सीधी जो आपको बात बता रहा हूँ, क्लियर कट पूरे पाकिस्तान को। जी
नहीं देखिए जी, आपकी जो बात है वो आपका अपना व्यू हो सकता है, मेरा ओपिनियन इससे डिफरेंट है कि मैं ये कहता हूँ कि जब तक आप अपने पाँव पे खड़े नहीं होगे, आपका भाई भी आपको कुछ नहीं देगा खाने को। अगर आप कमाओगे नहीं तो कुछ दिन आपको देखेगा, उसके बाद लात मार के घर से बाहर निकाल देगा। तो आपको पाकिस्तान को उस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। अपनी इनकम बढ़ाएं, अपने इन्वेस्टमेंट उसकी बढ़ाएं, सेविंग्स को बढ़ाएं, फिर आप उसके बाद, और सेविंग कैसे बढ़ती है, ये ज़रूरी नहीं है कि इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें तो लोग सेविंग्स करेंगे। लोगों के अंदर एक माशरा एक ऐसा बनाएं, उनके अंदर एक चेंज लेकर आए। जैसे चाइना में देखें, उनकी 50% सेविंग टू GDP है। सिंगापुर की भी 40% जो है उनकी वो से है। ये एक लेगेसी होती है कि उनके माशरे में सेविंग्स की जाती है ताकि अपने बुढ़ापे को सिक्योर करें। हमारे यहाँ तो मसला ये है कि हमने अपने लोगों को एक खर्चा करने पे लगा दिया, स्पेंडिंग। अगर आपकी गवर्नमेंट देखें तो स्पेंडिंग कर रही है, कंपनीज है स्पेंडिंग कर रही हैं, और हम और आप जो आम पाकिस्तानी लोग भी खर्चा करे जा रहे हैं। हमने 80s से एक बड़ी चेंज की है, और वो ये है कि हमने लोगों को कहा कि भाई दुबई से VCR ले आओ कंबल के अंदर लपेट के। हमने लोगों को कहा जी इसके बड़े बड़े डिजिटल टेलीविजन घर में रख लो, आप एयरकॉन लगा लो, दो लेकर आओ, एक कस्टम वाले रखेंगे, एक घर लिया ना। वो ये चीजें आपने जो है 80s में कंजम्पशन बेस्ड इकोनॉमी को करके लेके जाओगे तो फिर आपके पास जितनी कमाई होगी, अगर उससे ज्यादा खर्च करोगे तो आप बार बार IMF के पास जाओगे, और अगली दफा IMF आपको फिर कुछ देने से भी इनकार कर देगा। आपको अपने मॉडल को सही करना पड़ेगा। आपकी एक्सपोर्ट डाइवर्स नहीं है। आप अभी तक जो है 60s का मॉडल उठा के बैठे हुए कि जो आप मेजर 4 आपकी क्रॉप्स है उसी के ऊपर आपकी एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है। आपके पास जो है प्रोडक्टिविटी जो है इस इलाके में, रीजन में, उसमें सबसे कम हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी है। यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स की अर्निंग नहीं बढ़ती। आप कितनी डिवैल्यूएशन कर लेते हो, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ती। उसकी वजह यह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स के अंदर 40 to 50% जो है वो इंपोर्टेड रॉ मटेरियल और दूसरी चीज़ें इनपुट उनकी आती हैं। तो वो आप जब हो डिपेंडेंट हो गए तो आपका कभी भी बैलेंस जो है वो सही नहीं होगा। आपको बैलेंस करने के लिए डाइवर्स करना चाहिए, डाइवर्सिफाइड आपकी एक्सपोर्ट्स हो जाएं, आपकी डेस्टिनेशन बड़ी हो। हम 12 चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं 12 कंट्रीज़ को, आज तक उसी के ऊपर खड़े हैं। आप आके दिखा दो कि 14 या 15 की, तो दुनिया में जिस ममालिक की आप बात करें उनकी एक्सपोर्ट 173 कंट्रीज़ में। जिन ममालिक में हम लेस देन 300-400 बिलियन करते हैं, वहाँ वो 3-4 बिलियन की एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमें एक अपना सिस्टम सही करना है। फिर साथ में ये होगा कि आपको जब तक प्रोडक्टिविटी विजन नहीं है, और विजन इसलिए नहीं है कि देखें जो हमारी इकोनॉमी को जो चलाने वाले जो पॉलिसी मेकर या डिसीजंस हैं, मैं उस पर भी थोड़ी सी आपको बात बताऊं कि इस सिस्टम को देखें कि आपके अंदर जो है आप रिक्रूटमेंट करते हो CSS के जरिए, उनकी क्या क्वालिफिकेशन होती है, कितना उनके पास ट्रेडिंग बिजनेस का एक्सपीरियंस होता है, कितनी उनकी इन डेप्थ नॉलेज होती है, कुछ भी नहीं। वो सिर्फ प्रेजेंटेशन देने में और बातें करने के लिए काफ़ी होते हैं। तो आपको ये सिस्टम चेंज करने के लिए 50% आप कट कर दें कि आपसे CSS वाले से रिक्रूटमेंट बंद करें। कहते हैं सर आपको एक दोस्त हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम मुशर्रफ साहब, क्या हाल है सर? मक्खियां मार रहे हैं ठीक से, आजकल कोई काम नहीं उनके पास। इन्होंने भी कहा था मैं रिफॉर्म करूंगा, CSS सिस्टम को ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 2 टके का कोई काम नहीं किया। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, बुरा ना मानिएगा, बहुत सारे काम आपने किए, लेकिन इस सिलसिले में सिंपल रिफॉर्म ये है अली भाई कि आप आज 50% कट लगाओ CSS रिक्रूटमेंट पे, उसके बाद आप प्राइवेट सेक्टर से प्रोफेशनल्स को पिक करो, ब्लेंड करो। आपने डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया था ना इस काम पे, क्या काम किया उन्होंने? वो कुछ नहीं कर सकते। अरे सर सब 0/0 है इस मुल्क के अंदर, बुरा ना मानना। मैं वही कहूंगा कि जब तक आपके पास, आपकी मिसाल देता हूं कि IBA का जो इवनिंग का बैच होता है उसको क्यों लोग ज्यादा पैसे देके हायर करते हैं, क्योंकि उनके पास जो स्टूडेंट आते हैं, जो ब्लेंड होती है, उनके पास एक्सपीरियंस होता है। थोड़ा सा आप इसको समझें। हाँ बिल्कुल, आपकी ब्लेंडिंग अगर होगी, आपकी अगर ब्लेंडिंग होगी कि मार्केट प्रोफेशनल, और बेस्ट इदारा है, क्योंकि मैं भी उससे कभी-कभार, सारे अदारे बेस्ट हैं और सब अपना अपनी जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें अपने सिस्टम को जो रन करती है गवर्नमेंट, जो डिसीजन मेकिंग है, वो हमारे ब्यूरोक्रेसी में CSS प्रोड्यूस नहीं कर रहा, वो सिर्फ रिएक्टिव पॉलिसी देते हैं। लेकिन मैं आपको यही बता रहा हूं ना कि इस ओहदे पर हमने जीनियसिस को लगाया, डॉक्टर इशरत हुसैन को लगाया। इससे पहले आपको याद होगा एक अजीब से चच्चा होते थे जो PCB के भी चेयरमैन बने हुए थे, क्या नाम था उनका, मुशर्रफ साहब के बड़े लाडले थे, ह्यूमन डेवलपमेंट पता नहीं क्या करते थे वो। किसी ने भी 2 टके का काम नहीं किया इस सिलसिले के अंदर, और आगे भी नाजरीन कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हमने बाबू बन के लोगों को गुलाम बनाने का प्रोग्राम बनाया, जिसके लिए इस तरह के ब्यूरोक्रेट्स चाहिए जिनको लगे नाउजुबिल्ला कि उनको सब कुछ पता है। और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स ही नहीं, और इदारों के अंदर भी इसी तरह के लोग भर्ती किए जाते हैं। इकोनॉमी को ठीक करने के मुतालिक बात होती है, और आपको पता होगा कि अब तो पड़ोसी मुल्क के अंदर भी हमारी क्लिपें चल रही हैं, और मेरे जो इकोनॉमिक्स के लेक्चर हैं आप हैरान होंगे, वो वहाँ चल रहे हैं। अफसोस की बात है कि मेरी अपनी कौम मेरा इतना एहतराम नहीं करती, लेकिन कोई बात नहीं, आप ही लोगों से सीखा है भाई, आप ही लोगों से सीखा है, आप लोगों की बातों से सीख कर ही बात करते हैं ना। मेरे पास नौजुबिल्ला कोई ऐसा इल्म थोड़ी है गैब का। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा था शम्स साहब कि
क्या ऐसा तरीका या फार्मूला बनाया जा सकता है कि ये जो एक्सपोर्ट्स आप बता रहे हैं इनके अंदर कुछ रिफाइनमेंट क्रिएट हो जाए और इनकी कदरों कीमत जो है वो बढ़ जाए? क्योंकि हम खुश हो रहे थे, हमने वॉल्यूम भेज दिया, हमने कभी हम वैल्यू भेज दी, लेकिन बात ये दूसरे ममालिक तो इससे कहीं ज़्यादा कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हो, कैसे कमा रहे हैं, मुझे समझाएं। देखिए जी, जितने भी आप अगर ममालिक देखें, आप हॉलैंड को देख लो, अब इसराइल की जैसे आप बात कर रहे थे, इन सबको देखो, ये सब एफिशिएंट इकोनॉमी के उस पर गए हैं, इन्होंने अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया है। पाकिस्तान आज भी कमोडिटीज़ एक्सपोर्ट कर रहा है। अगर हमारा टेक्सटाइल सेक्टर को देखो तो हम वो हुजरी वाली ज़्यादा गारमेंट्स एक्सपोर्ट पे हैं, हमने कोई कोट सूट तो कुछ एक्सपोर्ट नहीं करते जब तक आप वैल्यूडेशन नहीं करते हो। दूसरा, आप जो क्रॉप्स ग्रो करते हो ना, मैं ये कहता हूँ कि आप अगर वियतनाम को देखो, वियतनाम में वैल्यूएडेड भी एक्सपोर्ट्स भी हो रही है, उसमें कमोडिटीज़ भी हो रही हैं, लेकिन वो कमोडिटीज़ वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो ग्रो कर रहे हैं जो हाई वैल्यू है। पाकिस्तान आज भी 4 जो क्रॉप्स पे खड़ा हुआ है कि वीट, शुगर केन, कॉटन और राइस, इसके ऊपर इससे बाहर नहीं निकला और उसकी वैल्यूडेशन भी नहीं करी। तो हमें अपने आप को एक प्रोडक्ट अपनी डाइवर्सिफाई करनी होगी। एग्रीकल्चर सेक्टर में आप अगर हमेशा ये ग्रो से कहते रहोगे कि आप गंदम उगाओ, तो गंदम की एवरेज प्राइस क्या आती है आपको? उनको मिलती है 2200 रुपये। अच्छा, लेकिन मैं आपके सामने एक मसला इसलिए रखता हूँ क्योंकि आप कमोडिटी के गुरु समझे जाते हैं यहाँ पर, और हमारी सहाफ़त की दुनिया के लोग भी आपसे रुजू करते हैं। देखिए, पूरे पाकिस्तान में आप घूमे हैं, मुझे पता है, डगर डगर, शहर हर जगह आप गए हैं। बात यह कि प्लेन्स ऑफ इंडस जो हैं, दे हैव बीन फेमस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। आवर स्ट्रेंथ हैज़ बीन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। इन मैनी प्लेसेज इट्स पेरेनियल, समवेयर इट इज़ रेन फेड। तो हमें जो एडवांटेज है वो पानी की वाफिर मिकदार के अंदर मौजूदगी। अच्छा, फिर हमारे यहाँ चंद जगह पर हब्स है, चंद जगह पर मौसम, या आप ही समझ सकते हैं चीज़ों को, आम लोग कराची में बैठे नहीं समझ सकते। अब बात ये, इनके अलावा और कौन से क्रॉप्स उगाएं? हमारे यहाँ साजगार पानी ज़्यादा आया, आपने देखा होगा पंजाब में चावल धनाधन लोगों ने अब उगाने की कोशिश की है क्योंकि पहले पानी का ख़तरा था। फिर वीट के अलावा आप क्या उगाएंगे? और शुगर केन तो हमारी ट्रेडिशनल है, तो आप मुझे बताएं कि जो हमारी आपके जहन में क्या है, मुझे बताएं। देखिए, पाकिस्तान अभी आपको पता है जो आपका जो ट्रेड डेफिसिट जो बहुत बड़ा आया, उसके अंदर आपका एडिबल ऑयल का जो अगर आप देखें, $9 बिलियन की आपने फूड इंपोर्ट की है। एडिबल ऑयल आप इंपोर्ट कर रहे हो और आप उसके अंदर 80% पाम ऑयल लगाते हो, उसके बाद सोयाबीन भी है आपकी और कैनोला भी आता है। पाकिस्तान में जो है बड़ा अच्छी क्वालिटी का सीड बनाया गया है, लोकल हमारी इंडिजिनस सीड है। कौन सा? और कनोला का सुपर कनोला के नाम से वो सीड है। और उसकी अगर आपके जिन एरियाज़ में, चाहे वो बारानी है या आपके दूसरे इलाके हैं जहाँ पर आपका नहरी पानी उसका जो है यूज़ होता है, बारिशों का पानी यूज़ होता है या नहरों का निज़ाम है, उन सब इलाकों में ये ग्रो हो सकता है। और उसके अंदर आप देखेंगे अगर इसकी पर मंथ जो है प्राइस है, आज वो कोई 8,000 रुपये से ऊपर की प्राइस है। जबकि गंदम की पाकिस्तान में गंदम की प्राइस अगर आप देखें तो वो आपने 2200 में फार्मर से ख़रीद दी और आज वो मार्केट में 3,000 रुपये की मन है। ठीक है, वो भी उसकी वजह यह है कि इंपोर्टेड प्राइस आपकी वीट की जो है वो बहुत ज़्यादा हाई पे की, तो आपकी प्राइसेस बढ़ गई। तो आप अगर अपने ग्रोअर्स को, एक तो ये इंटरवेंशन जब आप एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाते हो कि जी ये क्रॉप आप ग्रो करोगे, इसकी मिनिमम सपोर्ट प्राइस ये एक फॉल्टी मैकेनिज्म है। आप इसको 60s वाले मॉडल को भूल जाओ और आप अगर आप इसको चेंज करें तो आप उसको ग्रोअर्स को दो कि आप जो आपको आती है अच्छी चीज़। और सबसे पहले तो आप ये ऑयल सीड्स को, कनोला को कर लो, सोयाबीन को करो, और उसमें आप सिर्फ एक इंसेंटिव दे दो ग्रोअर को, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान की एक माइंडसेट ऐसा है कि जब तक कैरेट नहीं मिलती वो चलते नहीं है। डंडे से तो डरते हैं लेकिन कैरेट के बगैर वो। अच्छा, लेकिन एक टेक्निकल सवाल, कैनोला ऑयल वर्सेस पाम ऑयल, चिकनाहट किस में ज़्यादा है, विस्कोसिटी, या आप लोगों की अपनी टर्मिनोलॉजीज होती हैं, लेकिन क्या उसका म्यार वही होगा? विल इट बी एबल टू रेप्लिकेट? क्योंकि हमारे लोगों का तो माइंड सेट है, पहले घी का था फिर वनस्पति का हो गया, तो ये बताएं थोड़ा सा ना। देखिए, आपको मैं बताऊंगा सबसे जो बेहतरीन, आप पहली बात यह कि पाम ऑयल अगर आप प्योर कंज्यूम करना चाहो तो आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी है। इसी तरह से दूसरे ऑयल भी, तो ये ऑयल्स को ब्लेंड करते हैं। कनोला आपकी बहुत बड़ी इंपोर्ट होती है, सोयाबीन की इंपोर्ट होती है। अगर आप ये करते हो, सनफ्लावर के ऊपर हमने बहुत सालों पहले काम किया था, ग्रो भी किया, उसके बाद उसको भी छोड़ दिया। वो तीनों, सनफ्लावर एक महंगा भी ऑयल होता है, तो आपको कनोला और इसके ऊपर अगर आते हो, लेकिन कहते हैं सनफ्लावर सेहत के लिए बहुत, देखिए एक महंगा है ना। आपके गरीब मुल्क में जो है आज 500 रुपए का घी खरीदना उनके लिए मुश्किल हो गई, तो आपको इस पे जाना चाहिए जो आपके लोग खा सकते हैं। तो अगर आप ये करते हैं और उनको ग्रोअर को सिर्फ एक खाद की बोरी का इंसेंटिव दो कि जो लगाएगा एकड़ में तो उसको एक खाद की बोरी हम दे देंगे आपको फ्री में, कोई वाउचर नहीं दें, कोई कैश नहीं दें, वो खाद उसके पास
पास होगी तो वो और अपनी फसल को ग्रो करेगा। आज जो आपने गंदम दोबारा इंपोर्ट की, इसकी वजह ये थी कि पिछले साल जब आपकी सोइंग का टाइम था तो बहुत बड़ा क्राइसिस था फर्टिलाइजर का, फिर फर्टिलाइजर आपकी गैस को भी बहुत ज़्यादा यूज़ करती है। तो आपको जो है ना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि आपका जो ग्रोअर जो है, जो उसकी प्राइस अफोर्ड कर सकता है, वो इस तरह से मिलेगी कि उसको वो इंसेंटिव मिल जाएगा, और फिर उसको प्राइस वाइज जो है वो 8,000 रुपये मन का जब वो कनोला बेचेगा तो उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। उसकी लाइवलीहुड चेंज हो जाएगी, उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा, उसकी फार्मिंग चेंज होगी। फिर हम पाकिस्तान में आज तक जो मॉडर्न एग्रीकल्चर पे नहीं गए, उसकी सबसे बड़ी वजह अली भाई ये है कि हमारे यहाँ ग्रोअर के पास पैसा ही नहीं है। जो आपके 80% ग्रोअर हैं, ये 90% के करीब, वो सारे के सारे 10 और 12 एकड़, 10 से 12 एकड़ ज्यादा जमीन ही नहीं है। 10 से 12 एकड़ तो हैंड टू माउथ बना रहता है, लेकिन जो बड़े हैं वो आपके पास जो 10% के करीब जो है उनके पास हजारों एकड़ है। तो वो हजारों एकड़ वाले कभी भी वहां जाके जमीन पे नहीं रहते, नहीं इनएफिशिएंसी है ना वहां पे, तो इसलिए वो उसको रेंट आउट कर देते हैं, ठेके पे दे देते हैं, वो किराए कर खा रहे होते हैं। रेंट सीकर है ना हम लोग। तो ये हमारे यहाँ मसला है। आप जब उसकी इनकम बढ़ाओगे थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, तो आपके पास जो है तो आप सजेस्ट करते हैं कि सबसे पहले एडिबल ऑयल को जो है वो टारगेट करें, और कनोला का जैसे आप बता रहे हैं ये इजीली मतलब ये फौरन हो सकता है, कामयाब ये है, फौरन हो सकता है, सीड कामयाब है। और कुछ लोगों ने शुरू किया है। सिर्फ आप अब अगर एक छोटा सा क्लिप चला देते हो कि जो इसको ऑयल सीड को ग्रो करेगा उसको एकड़ पे 1 बोरी खाद की मिलेगी, तो देखिए कल से आपका क्या शुरू होता है। गंदम का इस वक्त प्राइसेस हाई गई थी ना, फिर वापस नीचे आ गई हैं। अच्छा, चावल का क्या सीन है? बिल्कुल प्रोग्राम खत्म हो रहा है। चावल में भी आपने क्या करा है, चावल में भी है कि बहुत जल्द आपके साथ जिस तरह से आपके कॉटन के अंदर प्रॉब्लम आई कि कॉटन आप अब इंपोर्ट कर रहे हो, फिर आप वीट के ऊपर प्रॉब्लम आ गई, तो जब तक आप इंपोर्टेड सीड मंगाते रहोगे, अनचेक्ड सीड आएगा तो आपके यहाँ प्रॉब्लम होगी। राइस का आगे बहुत बड़ा मसला आ सकता है, क्योंकि राइस हमारे पास आज भी फ्लडेड इरिगेशन करते हैं, पानी जो है आगे शॉर्टेज है। तो हमको अगर ड्रिप इरिगेशन पे जाते हैं तो हमारे पास स्प्रिंकलर यूज करते हैं, तो कंजर्वेशन पे जाएंगे और एफिशिएंसी को इंप्रूव करेंगे तो आपके पास अच्छा हो जाएगा। बासमती के इलाके में आपका नॉन बासमती चावल ग्रो इसलिए ग्रो कर रहा है कि नॉन बासमती की जो है वो 70-80 मन 100 मन से ऊपर वो फसल ले लेता है, जबकि बासमती में 40 मन भी नहीं मिलती उसकी। तो जिधर ज्यादा पैदावार मिलेगी ग्रोअर वो लगाएगा ना। और बासमती आपको पता है कि $1200 से $1500 तक की वैल्यू का प्रोडक्ट है, जबकि कोर्स वैरायटी आप $400 की एक्सपोर्ट करते हो। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आपकी कंट्री की अर्निंग को कम करता है और आपके लोगों की इनकम नहीं बढ़ने देता। बड़ी अहम बात आप कर रहे थे, और मेरे ख्याल से और भी मजीद इस मौजू पर गुफ्तगू होनी चाहिए। नाजरीन, वी वेट फॉर योर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।